बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ कल से होने जा रहा है और आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने भरपूर अंदाज में जो है प्रैक्टिस सेशन की और बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तमाम ही शोबों में जो है आज ट्रेनर जो है उनको खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करते हुए नज़र आए। और हमने खासकर देखा कि खासकर जो पाकिस्तानी कोच हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए मोहम्मद यूसुफ जो है खिलाड़ियों को कारकर्दगी को दिखाते हुए नज़र आ रहे थे और उनको बहुत कुछ समझाते हुए भी ट्रेनिंग सेशन में हमने देखा कि नज़र आ रहे थे। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथी जो है रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं। रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज भाई क्या कहेंगे, वनडे सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है, 3 वनडे मैचेस हैं। अब समझते हैं कि जो टीम का ऐलान हुआ पाकिस्तानी टीम का, तो उसमें जो कम्बिनेशन है किस तरह एडजस्ट पाकिस्तानी टीम को करनी चाहिए पहले वनडे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो विकेट है जिस पे जब ऑस्ट्रेलियन टीम 24 साल के बाद पाकिस्तान आई तो यहाँ पर विकेटों के जो बिहेवियर पे बड़ी क्रिटिसिज्म हुआ, इसलिए कि जो पिंडी का टेस्ट था वो जिस तरह से मतलब उस विकेट पे मतलब आपने देखा कि पहले रन्स बन गए और फिर उसके बाद जो है मैच जो था ड्रॉ की जानिब चला गया। दोनों टीमों ने बड़े अच्छे रन्स बनाए तो दुनिया भर में एक क्रिटिसिज्म आया और पाकिस्तान जो 24 साल के बाद इस सीरीज़ को लेके आया था, गो कि ये एक बड़ी मस्बत और खुशाइंद और एक अच्छी बात थी कि पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ आई। दुनिया भर की नज़रें यहाँ पर लगी हुई थी और अब इंशाल्लाह और भी टीमें आएंगी। लेकिन ये बड़ा अच्छा हुआ कि ये टेस्ट सीरीज़ बिल आखिर कराची में बराबर रहने के बाद जो है लाहौर में रिज़ल्ट आ गया। तो अब जो एक और क्रिटिसिज्म का एक जो पहाड़ आने वाला था और बहुत ज़्यादा इस पे होने वाला था, तो वो अल्लाह के फजल से ख़त्म हो गया और ये सीरीज़ बहरहाल डिसाइड हो गई। गो कि पाकिस्तान को अपनी होम कंडीशंस में इस सीरीज़ को जीतना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत सकी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जीत गई। खेल में मतलब होता है कोई एक टीम जीतती है, एक हारती है। अब रह गई बात, चूँकि अब ये वनडे सीरीज़ है तो इसका मतलब ये कि मिजाज जो है बिल्कुल मुख्तलिफ होगा और लोग ये तवक्को करेंगे कि ये जो पिच है उससे मुख्तलिफ हो। और जब वनडे मैचेस होते हैं तो इसमें यकीनन ये देखा जाता है कि कौन बैट्समैन जो हैं कितने ज़्यादा एंटरटेन करते हैं और कितने किस तरह से मतलब जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो टीम अनाउंस की है वो कमोवेश बेहतर ही है और जितने भी मतलब टीम में खिलाड़ी होने चाहिए थे वो, क्योंकि तो टीम पहले हो ही गई थी। अब इस टीम के साथ जो है पाकिस्तानी टीम को उस शिकस्त का इजाला करना होगा जो हमने टेस्ट सीरीज़ के दौरान हासिल की थी। और गालिब इम्कान यही है कि ये जो मतलब स्पिनर्स को हो सकता है कि ये मदद करे। तो आपने देखा कि इनके एडम जिम्पा हैं जो 1 साल तक मतलब इंजर्ड रहे थे ऑस्ट्रेलियन टीम के जो बॉलर थे, तो वो अब मतलब ये कि फिट होके इसमें वापस आ गए। तो बाकी ये है कि मैं दूसरे तो हम देखते हैं कि मिचेल मार्श जो है अनफिट हो गए, वो सीरीज से बाहर हो गए, तो समझते हैं फ़र्क ऑस्ट्रेलिया को पड़ेगा। शहज़ादा मोइन, वैसे तो ये है कि देखें जो इसमें उनके वनडे टीम के जो 2-3 रेगुलर खिलाड़ी थे वो इस टीम में शामिल नहीं हैं। उसके मतलब मुख्तलिफ रीज़न है। कुछ खिलाड़ी जो हैं उनके वो IPL में जा रहे हैं, कुछ जो है वहाँ तो एक हर तरह की आज़ादी है। बाकी ये कि जो हमने अभी देखा, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि प्रैक्टिस बड़ी भरपूर हुई, तो हमने ये देखा कि उन्होंने जो है मतलब स्लो बॉलिंग में महारत हासिल करने की कोशिश की यहाँ पर आके कि स्लो जो है बॉलिंग कराई जाए ताकि ये स्लो बॉलिंग जो है हमारी विकेटों पे अहम हथियार साबित होगा। तो अब ये देखना ये होगा कि हम मतलब इस पिच से फ़ायदा उठाने में कामयाब रहते हैं। देखिए अब जो वनडे होगा ना तो इसमें तो आप देखें कि जैसे आसिफ अली हैं या फिर मोहम्मद हारिस का भी नाम है, उसका भी नाम है। तो इसमें जो है ये हार्ड हिटर हैं, मतलब पावर हिटिंग की इसमें ज़रूरत होती है। तो अगर ये जैसे खिलाड़ी इसमें शामिल हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात है। लेकिन असल इसका जो खेल की परफॉर्मेंस उसी वक्त बेहतर हम कह सकेंगे जब हमारे ये खिलाड़ी जो है इसमें निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा इस सूरत में कर सकेंगे हमारे बैटर्स कि वो पावर हिटिंग करें। इसलिए कि देखें वैसे तो T20 तो सिर्फ एक ही मैच है, लेकिन 3 वनडे मैचेस हैं तो इसकी अहमियत जो है बढ़ गई है और इसमें जो है खिलाड़ी को टेस्ट के से कतई नज़र उसके अलावा इसमें जो है ज़्यादा फिटनेस लेवल की ज़रूरत होती है। गो कि वो 5 दिन का खेल होता है और लेकिन इसमें जो है ये ज़रूर होगा कि आपको जो है
ज़्यादा फिटनेस और मतलब मुजाहरा करना होगा। बाकी ये कि लाहौर में जो है मौसम इस वक्त गर्म है, तो लाहौर के गर्म मौसम में ज़ाहिर है दोनों टीमों को थोड़ी सी मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन हमें जो है अपने बॉलर्स को, ख़ास तौर से जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं जैसे हसन अली हो गए या शाहीन शाह आफरीदी हो गए, तो इनको ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें इस्तेमाल करना होगा। अब जैसे आप फ़खर जमान हैं या उनके साथ साथ जो है इमामुल हक हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं। अच्छा, समझते हैं कि जिस तरह टेस्ट मैचेस में इमामुल हक को मुसलसल चांस दिया गया, वनडे में भी उनका नाम शामिल है, तो वनडे सीरीज़ में उन्हें मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही और वो टीम के काम नहीं आ सकी, और आप पूरे टेस्ट में अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें तो कहीं भी ऐसे रन रेट को देख लें या स्ट्राइक रेट को देखें तो उससे कहीं भी कतई तौर पे ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था या लगाया जा सकता है कि वो हार्ड हिटिंग कर सकते हैं। देखें, वनडे में तो आपको रन्स बनाने होंगे, ये बाज़ स्पेल मतलब पैचेस में आपको रन्स तेज़ करने होंगे, वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ के मिजाज के मुकाबले में बिल्कुल तमाम मामला जो हैं मुख्तलिफ होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे इमामुल हक की जगह अगर अब्दुल्ला शफीक हैं जैसे, या ताहिर वो अपने मोहम्मद हारिस हैं, तो इनको अगर मौका मिले तो ये ज़्यादा मतलब बेहतर हो सकता है। इसलिए कि देखें, आप एक वैरायटी लेके आएंगे। टेस्ट सीरीज़ में आपने पूरी उनकी परफॉर्मेंस देख ली। देखें, एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में परफॉर्मेंस देना एक अलग चीज़ होती है और टीम सिचुएशन के हिसाब से मतलब टीम की परफॉर्मेंस के लिए खेलना एक अलग चीज़ होती है। तो वनडे में ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत होती है जो मतलब कंडीशन और सिचुएशन देखते हुए बहुत जल्द अपने आप को एडजस्ट करके परफॉर्मेंस दें। फिर आप समझते हैं कि मिडिल ऑर्डर पर जिस तरह बाबर आजम हैं, उनके साथ हम देखेंगे कि मोहम्मद रिजवान मिडिल ऑर्डर, फिर ऑलराउंडर्स की तादाद हमारे पास है, फ़हीम अशरफ हैं, हसन अली हैं, तो समझते हैं कि जहां पर मिडिल ऑर्डर में हमें परेशानी देखने में आई कि टेस्ट मैचेस के अंदर विकटें गिरती हुई नज़र आई हमें फौरी तौर पर। 5 रन, 4 रन, 10 रन के अंदर हमारे 4 आउट हो जा रहे थे, 3 आउट हो जा रहे थे, 5 आउट हो जा रहे थे। तो समझते हैं इस पे भी काम किया होगा यकीनन मोहम्मद यूसुफ ने, जो कोच है, बैटिंग कोच। देखिए, शहजादा मोइन मतलब ये कि मोहम्मद यूसुफ या कोई भी कोच मतलब वो एडवाइस कर सकता है, ट्यून जो है फाइन कर सकता है, बता सकता है, लेकिन ये मतलब हर बैटर की या बॉलर की अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी होती है कि वो कंडीशन और सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी और बैसियत बैटिंग में भी किस तरह से अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट करता है और कितना वो जो है टेंस बर्दाश्त कर सकता है, उसका मेंटल टफनेस लेवल कितना अच्छा है, उसका नर्व सिस्टम कितना अच्छा है। देखें, ये जितने भी खिलाड़ी हैं शहजादा मोइन, ये लोग 50, 60, 70 मैचेस कमोबेश खेल चुके हैं, और जब आप इतनी मतलब ये कि मैचेस खेल चुके हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस हो, तो फिर नहीं लगता कि मतलब कोच जो है हर वक्त इनके सर पे खड़ा रहे। ज़ाहिर है बताते तो होंगे चीज़ें कि भाई ये ऑस्ट्रेलियन टीम है, इनका स्टाइल ऐसा है, तो ये पिच ऐसी है, कंडीशन ऐसी है, आपको इस तरह से खेलने। और हर टीम के जो कोचेज़ हैं या जो भी स्टाफ होता है, उसकी ज़ाहिर है कोशिश ये होती है कि वो इस तरह से अपने खिलाड़ियों को मतलब एडवाइस करते हैं कि उनकी टीम फतहयाब होकर निकले। लेकिन जो सिचुएशन है उसके लिहाज से अपने आप को एडजस्ट करना ये जो है टीम के खिलाड़ी का काम होता है। अगर एक बैटर बैटिंग कर रहा है और स्कोर बोर्ड उसके सामने है, हर चीज़ उसके डिस्प्ले मतलब उसके सामने आ रही है, तो उसको ये देखना होता है कि यार कौन सा बॉलर मुझे बॉलिंग करा रहा है, इसकी मतलब प्लस पॉइंट क्या है और इसकी वीकनेसेस क्या हैं, और मुझे मतलब किस तरह से यहाँ पे एडजस्ट होना है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम सारे हमारे बैटर्स जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे और उस तरह की परफॉर्मेंस ना दें जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने टेस्ट सीरीज़ के दौरान दी, जहां जब जब ज़रूरत थी वहां हमारे बैटर जो हैं नहीं चले, सिवाय दूसरे टेस्ट में जब हमने टेस्ट बचाया जिसमें नो डाउट के बाबर आजम ने और नोमान अली, गो के उन्होंने कोई रन नहीं बनाया, लेकिन जो उनकी 18 गेंदें थी वो उस क्रूशल स्टेज पे बड़ी ज़बरदस्त थी, और हमें इसी तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना चाहिए। देखें, होता यही कि जब आप प्रेशर में हो ना, उस वक्त अगर आप मतलब ये कि बेहतरीन खेल पेश कर सकेंगे या कर सकते हैं, तो वही आपकी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होती है। और किसी भी प्लेयर के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करे।
और इसमें ज़रूरी होता है, कुछ इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो अब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आए हैं, बॉलर्स आए हैं, बैटर्स आए हैं, उनकी पूरी मतलब मालूमात जो है हमारे स्टाफ को होनी चाहिए कि उन्होंने कब कब किस किस टीम के खिलाफ, किस किस बॉलर या किस किस बैटर के खिलाफ हमारे खिलाड़ियों ने, इनके खिलाड़ियों ने क्या परफॉर्मेंस दिए। तो उसी ये मतलब ये असल चीज़ होती है। जैसे अभी पिछले दिनों भी हम लोग बात कर रहे थे एक प्रोग्राम में कि वीडियो एनालिस्ट जो है उसकी जिम्मेदारी बड़ी बढ़ गई है, कि हर एक की जिम्मेदारी बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है खिलाड़ी की बढ़ गई है आज के जदीद और तरक्की याफ्ता जो दौर है और जो जिस तरह की क्रिकेट हो रही है। ये ऐसा नहीं हो सकता। देखें ऑस्ट्रेलियन जो खिलाड़ी हैं उनकी जो मतलब जो प्रोफेशनल अप्रोच है वो बड़ी ज़बरदस्त है। हमारे खिलाड़ियों को अपनी जो प्रोफेशनल अप्रोच है उसको सीधा करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। आपने जिन जिन खिलाड़ियों के नाम लिए, फ़हीम अशरफ का नाम लिया आपने, रिजवान का नाम लिया, बाबर आजम का नाम लिया, ये वो खिलाड़ी हैं जो काफ़ी मतलब क्रिकेट खेल चुके हैं और इनके लिए मैं नहीं लगता कि अगर इनको मतलब ये कि मौका तो मिलता ही है, लेकिन ये उस मौके पर परफॉर्म करें जब हमारी टीम फंसी हुई है। तो मैं समझता हूं कि अब जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ गई है। अच्छा रियाज साहब, समझते हैं कि हमें फास्ट बॉलिंग अटैक के साथ जाना चाहिए, स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए, क्यों शाहीन शाह आफरीदी, हसन अली, इसके साथ साथ आपके साथ जो है जाहिद महमूद को भी टीम में शामिल कर लिया गया है, जो मोहम्मद नवाज जो थे अनफिट हो गए तो उसके बाइस जो है जाहिद महमूद को वनडे सीरीज़ के लिए जो है नामजद कर लिया गया। तो समझते हैं कि अच्छा साइन है ये? देखिए मैं तो समझता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है और मतलब बड़ी खुशी की बात है कि जाहिद महमूद जो काफ़ी अरसे से मतलब उनका ड्यू था टीम में आना, वो टीम में आ गए। तो इसके लिए तो मैं कहूँगा कि जो सिलेक्टर्स हैं उनको भी हम मतलब सलाम करते हैं, इसलिए कि हम अपने इस प्रोग्राम में मतलब कई मरतबा इस बात पे बात कर चुके थे कि जाहिद महमूद के साथ ज़्यादती हो रही है। अच्छा, जाहिद महमूद के साथ साथ उस्मान कादिर भी टीम का हिस्सा हैं, ये भी एक अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी पिचेस जो हैं वो स्पिनर के लिए भी मदद देंगी। तो दो स्पिनर्स का शामिल करना जो है इस बात की अक्कासी करता है कि स्पिनर्स से मतलब ये कि मदद ली जा सकती है और 3 हमारे पास फास्ट बॉलर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम सिचुएशन कोई भी हो, चाहे फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, लेकिन हमें जो है अब जीत की जानिब जाना चाहिए। बिल्कुल, हमें एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए। तेज बॉलिंग के साथ जाएं या स्पिनर्स के साथ जाएं या अच्छी बैटिंग विकेट पर जाएं, हमें जीत की ज़रूरत है। और पहले वनडे में अगर हम कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो यकीनन हमारा जो पल्ला है वो ऑस्ट्रेलिया पे भारी होता हुआ नजर आएगा वनडे में। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी ख़ास करके नौजवान क्रिकेटर्स को भी जो है वनडे टीम में शामिल होना चाहिए, और हमने देखा कि पहला वनडे मैच कल खेला जाना है। इसी हवाले से जो है अभी हमारे साथ हमारे लाइन में मौजूद हैं एंकर पर्सन नसीम राजपूत साहब। नसीम राजपूत साहब, वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, कल से वनडे सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, समझते हैं कि नौजवान क्रिकेटर्स को जो है अब चांस मिलना चाहिए? हमारे कौन से तजुर्बेकार खेल रहे हैं शहजादा भाई, सारे नौजवान ही तो खेल रहे हैं। आपने टेस्ट क्रिकेट में देखा होगा हमारे एक्सपीरियंस जो अगर अजहर अली एक्सपीरियंस इनमें थे तो वो एक 100 के बाद वो उस तरीके से उनका बैट नहीं चल सका। हमारी कौन सी कोई बहुत पुरानी टीम है, लेकिन यंगस्टर्स को मौका देने जिस तरह मोहम्मद हारिस का नाम लिया जा रहा है कि बड़े अच्छे फॉर्म में भी हैं, पीएसएल में भी उम्दा कारकर्दगी दिखाई है, कि यकीनन उन पे बड़ी आवाजें आ रही हैं कि हो सकता है उन्हें पहले वनडे में चांस दिया जाए। किनकी बात कर रहे हैं? मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस कैसे खेल सकते हैं अगर रिजवान खेल रहे हैं? मेरा सवाल यह है कि रिजवान अगर खेल रहे हैं, देखिए ना हारिस भी ओपन कर रहे थे वहां पे, यहाँ पे रिजवान और आपके बाबर दोनों ओपन करते हैं। अब बाबर खैर ओपन नहीं करेंगे लेकिन फखर जमान करेंगे। अगर ये ओडीआई मैच की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आई डोंट थिंक कि हारिस को ये मौका देंगे वनडे सीरीज में, क्योंकि आप एक ही विकेट कीपर के साथ जाएंगे। अभी हो सकता है आप अगर 2 मैच, जो बहुत ही मुश्किल टास्क दिखाई देता है, पहले 2 मैच जीत जाए तो उस सूरत में आप तीसरे हारिस को चेक कर सकते हैं 2 विकेट कीपर खिलाने के बाद। लेकिन पहले 2 मैचों में कोई ऐसी चीज मुझे नहीं लगता पर्सनली कि आप 2 विकेट कीपर के साथ मैदान में उतरेंगे। रिजवान आपके मुस्तनद विकेट कीपर हैं, वो ही मैदान में उतरेंगे। बाकी खिलाड़ियों में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं ही समझता हूँ यार
आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग में इस्तेकाम के लिए सऊद शकील को जरूर आपको जो है वो शामिल करना चाहिए। देखें आपके जितने भी, अगर आपको लंबी बारी वाले मिडिल ऑर्डर आपके पास दिखाई नहीं दे रही, हैदर अली की बात करूं, आसिफ अली की बात करूं, इफ्तिखार की बात करूं, ये लंबी बारी वाले नहीं लग रहे। ये ज्यादातर T20 फॉर्मेट के ही प्लेयर ज्यादा मुस्तनद करार दिए जाते हैं। तो पाकिस्तान को बैटिंग में स्टेबिलिटी लाने के लिए मिडिल ऑर्डर में सऊद शकील को जरूर हिस्सा बनाना चाहिए। खुशदिल शाह, आप, मैं समझता हूं कि जिस तरह उन्होंने बॉलिंग भी की थी, अगर आपके पास शादाब और नवाज जो है नवाज तो अनफिट हो गए, वो बाहर हो गए टीम से, तो समझते हैं कि खुशदिल शाह को भरपूर तौर पर पूरे वनडे सीरीज में चांस देना चाहिए एज ए ऑलराउंडर। हाँ, मेरी अपनी जाती राय में जरूर देना चाहिए, खुशदिल शाह को देना चाहिए। खुशदिल शाह के साथ आसिफ आफरीदी, अब आपके पास इमाद तो है नहीं, मुझे नहीं पता इमाद के और मोहम्मद वसीम के क्या ताल्लुकात हैं, कि अगर नवाज और वो भी फिट नहीं थे तो एक्सपीरियंस ऑप्शन आपके पास हम्माद वसीम थे, लेकिन आपने हम्माद वसीम को शामिल नहीं किया। हम कोई जिम्बाब्वे से सीरीज नहीं खेल रहे, हम कोई श्रीलंका की B और C टीम से मैच नहीं खेल रहे। ऑस्ट्रेलिया की ठीक है, कई स्टार्स चले गए, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए हमें बहुत ही एहतियात के साथ जाना होगा। और फिर जिस डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ हमने पूरी टेस्ट सीरीज के लिए हम डर के हारे हैं, तो वो जो एक डर और खौफ के साए हैं वो इन ऑस्ट्रेलिया की यंग टीम के खिलाफ भी दिखाई देंगे। आज उनके मिचेल मार्श भी जो है वो अनफिट होने के बाद कल का वनडे मैच नहीं खेल रहे हैं। स्मिथ उनके चले गए वतन वापस, 5 उनके प्लेयर, मेन प्लेयर तो अवेलेबल ही नहीं है, स्टार्क, कमिंस, ये सारे के सारे, वार्नर, जितने भी है ये तो चले गए खेलने के लिए IPL। तो अब इस टीम के खिलाफ भी खेलने के लिए मैं आपको बताऊं, हमने जिस फ्रेम ऑफ माइंड से टेस्ट सीरीज के लिए, उस फ्रेम ऑफ माइंड से हमारी टीम मैनेजमेंट कैसे निकालेगी इन प्लेयर्स को, हमने एक ही चीज सोच ली थी, बस सीरीज किसी तरीके से ड्रॉ कर दो, बस बराबर कर दो यार, बस बच जाओ। हम तो ड्रॉ भी नहीं कर पाए नसीम साहब। तो हम, यही मैं आपको बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं जो डर गया वो मर गया। भाई अगर आपने यही बहादुरी के साथ आपने क्रिकेट खेली होती, देखें आपके पास दूसरे टेस्ट में भी ऑप्शन आया था जो आप बिल्कुल हारते हारते बचे थे, वहां पर भी आपको एक वक्त में 3.5 की औसत दरकार थी, और यहाँ 3 के रन चाहिए थे आपको। यहाँ पर तो आपको मैच जीतना चाहिए था यार। 121 ओवर्स, आपको 351 रन का टारगेट था, 73 नॉट आउट आपकी टीम जो है वो ओवरनाइट थी, तो अब आपके पास रन कितने रह गए थे। लेकिन हम वही डरे हुए थे, वो जो एक खौफ के साए में हम जब से दिखाई दिए कि ऑस्ट्रेलिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया ना वो आ गया, आप अपने मुल्क में आपका ये हाल है। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हम सब तैयार हो जाते हैं, प्लेयर सभी सब तैयार होते हैं, क्या यार इनिंग से हारेंगे, 10 विकेटों से हारेंगे, बड़े मार्जिन से हमें शिकस्त होगी। लेकिन अपने मुल्क में भी अगर हम सहमे हुए, डरे हुए, तो फिर छोड़ दें यार क्रिकेट, अगर ऐसी तरीके से हमने खेलनी है। इस पर रमीज राजा साहब जो है वो अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ी हैरानकुन बात कही कि मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग है कि लोग जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे रमीज राजा साहब, हम पाकिस्तान क्रिकेट के थिंक टैंक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपने उनको बुज़दिल बना दिया। आपने ऐसी पिच बनाई कि उसके बाद उनको समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे खड़े रहो, बस यहाँ पे रन्स करते रहो बस। और उसके बाद आप बात कर रहे हैं कि हमारी टीम ने बड़ी जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली। कौन सी आपकी टीम ने जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली है? आप बताएं तो सही ना। आप पहला टेस्ट उठा के देखें, पाकिस्तान टीम 500 करती है, जवाब में ऑस्ट्रेलिया 500 करती है। आप सर वो तो इजी होकर खेल रहे थे, टेस्ट मैच समझ लिया, वो पिंडी वाला उन्होंने समझ लिया था विकेट पे जान ही नहीं है, तो प्रैक्टिस की तरह जो है ना अपने दिन गुजारो वहां पर। ऐसे ही रहा पहला टेस्ट। देखिए ना, पिंडी में भी ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया, कराची में तो आपको गर्दन से पकड़ लिया था उन्होंने। आप बड़ी मुश्किल से, अगर रिजवान का कैच हो जाए तो क्या पता आखिरी ओवर में लास्ट विकेट भी गिर जाए। फिर 18 बॉल नुमान ने खेल लिया, अगर वो 18 बॉल नहीं खेलते नुमान तो शायद नतीजा मुख्तलिफ और होता। हाँ, यानी कि आपको ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट में गर्दन से पकड़ लिया आपकी दिफाई अप्रोच की वजह से। फिर भी आपने तीसरी टेस्ट मैच में कोई तब्दीली नहीं। अरे भाई, ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, ये कौन से ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं? और फिर देखिए, मैं आपकी बैटिंग में स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग, अभी बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन बाबर आजम को अभी बहुत कुछ साबित करना है। बाबर आजम को अभी बहुत कुछ करना है। अच्छा, फवाद आलम के हवाले से क्या कहेंगे नसीम साहब? जिस तरह के स्टाइल से वो बैटिंग कर रहे थे, बेशक उन्होंने जो है डोमेस्टिक में रन के अंबार लगाई थी स्टाइल से, तो समझते थे ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक के सामने वो इस तरह जो स्टाइल पर बैटिंग कर रहे थे?
देखिए डोमेस्टिक के अलावा फवाद आलम ने अगर पिछली 3-4 सीरीज उठा के देखें तो वो 50 नहीं कर रहे थे, वो 100 ही कर रहे थे। वो मुसलसल रन्स करते आए, किसी भी एक बैट्समैन के ऊपर बैट पैच किसी भी सीरीज में आता है, इसी स्टाइल से रन्स किए हैं फवाद ने पहले कोई डिफरेंट स्टाइल तो नहीं था, यही स्टाइल था। हर सीरीज में सब लोग रन्स नहीं करते। फवाद आलम से अगर इस सीरीज में रन्स नहीं हुए, इसका मकसद ये नहीं है फवाद आपका मेन मुस्तनद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, इस बात को जहन में रखना चाहिए। देखें फवाद आलम रन्स कर रहा था, आप सारी सीरीज जीत रहे थे, और रन्स कर कौन रहा था? आप उठा के देखें पिछली 3-4 सीरीज फवाद आलम ने मुश्किल वक्त में आके कभी सेंचुरी स्कोर कर दी, कभी 125 रन स्कोर कर दिए तो, और पाकिस्तान टीम को मुश्किल से निकाला। एक सीरीज में फवाद आलम ने परफॉर्म नहीं किया तो बाकी सबकी परफॉर्मेंस उठा के देख ले, वो सीरीज नहीं बचा पाए। इमामुल हक के हवाले से क्या कहेंगे? उन्हें भी मुसलसल चांस मिला, डेड विकेट पे तो दोनों इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर कर दी, फिर आखिरी इनिंग में उन्होंने 70 रन स्कोर किए, तो समझते थे कि कराची में नाकाम होने के बाद लाहौर में जो है किसी नौजवान को जो है चांस देना चाहिए था। शहजादा साहब किसी सूरत में भी जो है, वो हमारी क्रिकेट ना शहजादों की क्रिकेट है, यहाँ पे दोस्तियां मोहब्बतें प्यार ये सारे ताल्लुकात जो है वो निभाए जाते हैं। देखें इमामुल हक, बाबर आजम, उस्मान कादिर, ये बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। आप मुझे बताएं, उसने ठीक है ईच इनिंग 100 कर दिया, उस पिच के ऊपर तो कोई भी नीचे आ ही नहीं रहा था, सभी रन स्कोर कर रहे थे, तो इमामुल हक ने कौन सा कोई कारनामा? अच्छा, इसी पे रियाज साहब ने कहा था कि इस विकेट पर अगर शान मसूद को भी चांस दिया जाता तो वो भी सेंचुरी स्कोर कर देते। रियाज भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ये 100 नहीं करते रियाज भाई, ये 150 रन स्कोर करता है या 200 रन स्कोर करता है, इससे ज्यादा ही करता। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। क्योंकि जो फॉर्म शान मसूद की चल रही थी, देखें सेंट्रल पंजाब शान मसूद के साथ ज्यादती कर रहा था, वो बलूचिस्तान गए, 3 मैच खेले, 3 कंसेक्टिव सेंचुरीज स्कोर की। मुल्तान सुल्तान की जानिब से जो उनकी परफॉर्मेंस थी, रिजवान के साथ उन्हीं का तो स्टैंड था जो टीम फाइनल में चली गई थी। बिल्कुल उनका जो इस वक्त फॉर्म उनकी है, जो इस वक्त वो जिस अंदाज से गेम को मिडिल कर रहे हैं, उन्हें होना चाहिए था, लेकिन आपने दोस्ती निभा दी विकेट देखने के बाद कि यहाँ इमामुल हक को खिला लो। जब वेस्ट इंडीज गए थे वहां पे इमामुल हक को बाहर बिठा दिया था इन्होंने। न्यूजीलैंड के टूर के ऊपर आपको याद होगा इमामुल हक को खिलाया ही नहीं था जब अब तो वनडे T20 स्क्वाड से भी बाहर हैं शान मसूद। हाँ, शान मसूद स्क्वाड से भी। भाई देखें आप ओडीआई सीरीज में तो रखते हो उन्हें, कितना परफॉर्म करके आ रहे हैं, वो T20 में भी परफॉर्म किया, चले T20 में नहीं रख रहे हैं, ओडीआई में तो रखते हैं आप। इसका मकसद है कि आपकी नीयतें सही नहीं है भाई, जब तक अपनी नीयतें सही नहीं करोगे इसी तरीके के रिजल्ट आएंगे। जो मेरिट पे जिस वक्त डिजर्व करता है आप उसको मौका दें। देखिए ना, हसन अली से पहले टेस्ट में परफॉर्म नहीं हुआ, हसन अली मैच विनर है इस मुल्क का, बिल्कुल, लेकिन आप उठा के देखें, हसन अली आज से नहीं, जब से वो इंजरी के बाद से वापस आए, सिर्फ एक 5 विकेट हॉल उनका साउथ अफ्रीका के खिलाफ था जहां वो मैच जीते, ना उनसे PSL में गेंदें हुई अभी रिसेंटली, और ना पूरी सीरीज में नहीं हुई। अगर नहीं उनसे हो रही थी तो फिर आपको आप हारिस रऊफ को क्यों नहीं लेकर आए? आपको लाना चाहिए था हारिस रऊफ को। फहीम अशरफ अगर अनफिट से, फहीम अशरफ क्योंकि आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं, तो आपने वसीम जूनियर को मौका नहीं दिया कि कहीं ये फहीम अशरफ की जगह ना ले ले। बिल्कुल, डर और खौफ हमारे अंदर जो है मुब्तला है कि खासकर मैनेजमेंट देखती है कि कौन सा प्लेयर अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो समझते हैं अगर वो इन्हें चांस दिया जाए तो फौरी तौर पर परफॉर्म कर देंगे और टीम का हिस्सा भी बन जाएंगे। रियाज साहब, नसीम साहब आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं, रियाज साहब क्या कहेंगे नसीम साहब से? और भाई नसीम भाई पहले तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? वालेकुम सलाम रियाज भाई। नसीम भाई ये बताइए कि जाहिर है जो हमारी टेस्ट सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, तो उसमें तो हम जो अपनी प्रोडक्ट थी 24 साल के बाद ये जाहिर है ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई थी, तो हम उस प्रोडक्ट को अब सही तरीके से मतलब नहीं सेल कर सके। अब उस पर विकटों पर बड़ी बात हुई थी, आप क्या समझते हैं कि ये विकटें जो हैं किस तरह की होनी चाहिए और हम अपने कितने बॉलर्स के साथ हमें जाना चाहिए इसमें, स्पिनर? और देखिए हमारी ओडीआई की टीम को ना सबसे पहले तो विकेट और तमाम चीजों से हटके इनके दिमाग पे काम करने की जरूरत है। जो इनका दिमाग हमने बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया। मेंटल टफनेस लेवल की बात कर रहे हैं आप? हाँ, टेस्ट सीरीज में मेंटल टफनेस लेवल, मेंटल अप्रोच बदल दी हमने अपने खिलाड़ियों की, जाओ जाके ठक्का लगाओ, खड़े हो जाओ। उस फ्रेम ऑफ माइंड से निकालना होगा हमें। ये भी ठीक है ऑस्ट्रेलिया के कई प्लेयर्स चले गए, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया है। ओडीआई की पिच डिफरेंट होगी, लाजमी तौर पे सपोर्टिंग पिच होगी जिसमें बॉलर और बैट्समैनों के लिए दोनों के लिए यकसा मौके मौजूद होंगे। मेरे ख्याल में घास तो हम कभी भूल के भी नहीं छोड़ेंगे छोटी मोटी, क्योंकि जिस तरह का ऑस्ट्रेलियन
पेस अटैक अब भी है। स्टार चले गए, कमिंस चले गए, जोश हजलवुड नहीं है, लेकिन फिर भी उनका फास्ट बॉलिंग अटैक हमेशा से वो खासा मुतासिर कौन रहा है। और हमारे लिए सबसे बड़ा मसला होता है घास वाली पिच, कि हम वहां पे फंस जाते हैं। हमारे ख्याल में पाकिस्तान को बैलेंस टीम उतारनी चाहिए। मैं अगर मुझसे पूछे ना, तो मैं इस जगह पर जो टीम खिलाऊं के फखर जमान है, उनके साथ अब्दुल्ला शफीक को ही आगाज करना चाहिए, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक अच्छी फॉर्म में और बेहतर क्रिकेट उन्होंने कलंदर्स की जानिब से भी खेली थी। बाबर फिर 3 पर आ जाते हैं। 4 पे आपको सऊद शकील को मेरे ख्याल में खिलाना चाहिए। 5 पे रिजवान, क्योंकि विकेट कीपर के साथ बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, उनको मेरे ख्याल में आपको मौका देना चाहिए। खुशदिल शाह 6 नंबर के ऊपर खुशदिल शाह को खिलाएं। आसिफ आफरीदी की सूरत में एक मुस्तनद स्पिनर आपको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन को आपने आउट भी करना होगा, फंसाना भी होगा। आपके पास उस तरीके के ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे। आपने देखा ना जाहिद महमूद को टेस्ट में जहां वो खेल सकते थे उठा के ओडीआई टीम में डाल दिया। यहाँ तो खिलाएंगे ही नहीं। यहाँ अगर खेलेंगे तो उस्मान कादिर खेलेंगे, जाहिद महमूद तो नहीं खेलेंगे। उस्मान कादिर फिर खेलेंगे, आसिफ आफरीदी के साथ उस्मान कादिर आ जाते हैं। फिर अगर फहीम अशरफ फिट नहीं है तो वसीम जूनियर को आपको खिलाना चाहिए। वसीम जूनियर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ आपके 2 फास्ट बॉलर जो है वो बनते हैं। वसीम जूनियर 3rd ऑप्शन बनता है। बाकी आपके 3 स्पिनिंग ऑप्शन आ जाते हैं कि जो इस दौरान के अंदर आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में सऊद शकील गेंद करके देते हैं आपको, आसिफ आफरीदी करके देते हैं, और उनके साथ साथ आपके उस्मान कादिर आपके पास ऑप्शन मौजूद रहते हैं। नसीम भाई, फिर जो दोस्ती निभाने की आप बात कर रहे हैं, इफ्तिखार अहमद की जगह कहां बन रही है? इफ्तिखार अहमद की ज्यादा दोस्ती मिसबाउल हक से थी, यहाँ पर नहीं है इतनी। मैं अच्छा नसीम भाई ये बताइए कि जैसा अभी बात कर रहे थे आप पहले कि जो मतलब इस वक्त टीम की परफॉर्मेंस रही है टेस्ट सीरीज में, मतलब इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले नसीम साहब कह रहे थे कि टीम कम्बिनेशन इस तरह उतारनी चाहिए कि यकीनन जो है नौजवान और ख़ासकर जो सीनियर प्लेयर्स है उनका कम्बिनेशन एक, और उसके बाद टीम की परफॉर्मेंस जो है ग्राउंड्स के अंदर जाकर कारकर्दगी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए नज़र आए। रियाज साहब, आप नसीम साहब से कुछ सवाल करना चाह रहे थे? जी नसीम भाई, जो हमारी माजी की जो परफॉर्मेंस रही है वो तो हमेशा ये रही है कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रही, हमेशा जो है वो अनप्रिडिक्टेबल रही है। तो आप मतलब ये कि हमारी टीम का जो मेंटल टफनेस लेवल है वो जो है बड़ा शेकी है, और जहां मतलब ज़रूरत होती है हमारी टीम उस प्रेशर में अपने आप की परफॉर्मेंस जो है वो प्रूव नहीं कर पाती। तो आप समझते हैं कि मतलब हमारे टीम को इन तमाम चीज़ों के साथ साथ बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में तो महारत हासिल करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है मेंटल टफनेस लेवल को बेहतर करने के लिए एक अच्छे साइकिट्रिस्ट से काउंसलिंग की भी ज़रूरत है, कंटिन्यू मुस्तकिल होनी चाहिए। देखिए बहुत प्रेशर लेते हैं प्लेयर्स जो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। रियाज भाई, मोस्टली अगर आप क्रिकेट में आते रहे, साइकोलॉजिस्ट काम करते रहे, डिफरेंट टीमों के साथ करते रहे, लेकिन आप अदर स्पोर्ट्स देखें, फुटबॉल में टीम के साथ साइकोलॉजिस्ट होता है, हर टीम के साथ कैरी करते हैं वो। इसी तरह एथलेटिक्स के अंदर साइकोलॉजिस्ट होता है, क्योंकि खिलाड़ी की मेंटल अप्रोच के ऊपर काम करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। और खासकर आपने साइकोलॉजिस्ट की बात की है ना, तो ये जिस फ्रेम ऑफ माइंड से हमने ये टेस्ट सीरीज खेली है ना, तो यहाँ पे जरूर होना चाहिए साइकोलॉजी कि भाई इनको निकालें कैसे, जिस फ्रेम ऑफ माइंड में चले गए या डिफेंसिव क्रिकेट खेलने के बाद कि जिस जगह पर चले गए उसके बाद इनको कैसे निकालें। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई दे रहा है, और साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, बिल्कुल टीम के साथ होना चाहिए। फिर जिस कंडीशन में हम रहते हैं, हमारा ड्रेसिंग रूम जिस खिलाड़ी को बनाना चाहता है रियाज भाई उसको बना देता है, जिसको नहीं बनाना चाहता उसको नहीं बनाता। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जिसको हम थपकी देते हैं, जिसको हम सपोर्ट करते हैं, वो एक अलहदा होता है, जिससे हमने पानी पिलवाना होता है वो एक अलहदा होता है। आप मेरी बात समझ गए होंगे? बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ, जिसका दिमाग हमने खत्म करना है वो आराम से कर देते हैं, जिसका दिमाग हमने ताकतवर रखना होता है
और तगड़ा बनाना होता है वो बना देते हैं। तो जहां ड्रेसिंग रूम में पसंद ना पसंद दोस्ती, ये लॉबियों का खेल है असल में नसीम भाई, लॉबियों का खेल है। जिसकी बैक मजबूत है वही उसी का सर्वाइवल है। देखिए क्यों मैंने आपको बात कही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि बाबर आजम अपनी लॉबी को स्ट्रांग करेंगे। यहाँ दो मुख्तलिफ लॉबीज हैं, हम मकसद है वो बात गलत हो जाएगी, बस आप समझ गए होंगे। लेकिन टीम तो पाकिस्तान की खेल रही है, नसीम बाबर साहब आजम भी समझ गए होंगे अगर उन्होंने ये बात सुनी तो वो जो एक दो मुख्तलिफ लॉबीज हैं, कभी कराची और लाहौर की राइवलरी हुआ करती थी, वो बहुत पुरानी बात हो गई है। अब उस बात को लपेटने का वक्त आ गया है, क्योंकि देखिए हमारा प्लेयर अगर एक या दो मैचों में परफॉर्म नहीं करता वो बाहर हो जाता है। फवाद आलम अगली टेस्ट सीरीज में रखेंगे या नहीं रखेंगे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका ताल्लुक ऐसी जगह से है। सऊद शकील को खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, हम बार बार जो बात कर रहे हैं, देखिए इस मिडिल ऑर्डर बैटिंग में आपको स्टेबिलिटी देने की जरूरत है। जो लंबी बारी हफीज लिया करते थे ओडीआई में, शोएब मलिक लिया करते थे, अब आपके पास इस तरह की चीजें मौजूद नहीं है। और अगर आप आसिफ अली, हैदर अली और इफ्तिखार जैसे मिडिल ऑर्डर के साथ बैटिंग करने के लिए जाएंगे तो बाबर आजम के बाद सारे आपके पास पिंच हिटर मौजूद है, तो आप क्या करेंगे? आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देनी है। बाबर आजम के साथ एक और बैट्समैन होगा, आपने 20 ओवर नहीं खेलने, आपने 50 ओवर खेलने। रिजवान का कॉन्फिडेंस लेवल भी कहीं ना कहीं सेकंड टेस्ट मैच वो बचाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन रिजवान अंदर से तगड़े हैं, रिजवान जरा बहादुर है और वो बहादुरी से खेलते हैं, तो वो अपने आप को इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकाल लेंगे। देखिए पाकिस्तान के लिए फखर जमान का परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो शख्स होगा कि जो आपका माइंड सेट बदलेगा। फखर जमान चूंकि ऑस्ट्रेलिया ले आओ या जो भी ले आओ, शर्जील फखर ये वो प्लेयर्स हैं कि जो अपने जो उनके अंदाज है उसको नहीं बदलते, चाहे सामने कोई भी अपोनेंट आ जाए। हमारा प्लेयर जो है वो बहुत सारे प्लेयर जो होते हैं उनकी श्रीलंका के खिलाफ अप्रोच मुख्तलिफ हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुख्तलिफ हो जाती है, बांग्लादेश के खिलाफ मुख्तलिफ होती है, न्यूजीलैंड के खिलाफ मुख्तलिफ होती है। लेकिन ये वो प्लेयर्स हैं कि सामने कोई भी अपोनेंट आ जाए ये अपने ही अंदाज से खेलते हैं। फखर आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी जो जीती थी, हम तो चाहे अजहर अली हो, आपके अहमद शहजाद हो, ये सारे के सारे इनसे बैटिंग ही नहीं हो रही थी। जिस मैच में फखर को खिलाया था, फखर ने 30 रन किए थे, लेकिन जिस बहादुरी के साथ किए थे उसके बाद आपकी टीम लिफ्ट कर गई थी। बिल्कुल। तो वो जो एक बहादुरी का आंसर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो फखर की सूरत में पाकिस्तान को मिल सकता है कि वो टॉप से आपको एक अच्छा स्टार्ट दे दे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि यार ये नियतें सही करें रियाज भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहादुरी जब नियतें सही कर लेंगे ना, आपको किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपकी हार और जीत जो है ना, वो फिर आप खुद ही इत्मीनान का एहसास अपने अंदर रखते हैं कि यार मैंने अपनी तरफ से 100% किया था, अब जो भी हो गया। लेकिन जब आपके जहन में ये होता है ना, ये मैंने अपना दोस्त खिला दिया था, यहाँ पे अपने भाई को शामिल कर दिया था, वहां पे वो सिलेक्टर का दोस्त खेल गया, वहां पे कोच का जानने वाला खेल गया, वहां पे टीम मेंटली टफ नहीं हो पाती, क्योंकि आपके दिल में चोर मौजूद होता है। उस दिल के चोर को खत्म करो भाई। जो जेन्युइन डिजर्व करता है आप उसको मौका दें। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे अब सरफराज अहमद की जगह बनती है फिलहाल इस टीम में, नहीं बनती। ये कोई वजह नहीं है कि सरफराज, जब रिजवान इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो रिजवान ही खेलेंगे, लेकिन सऊद शकील की जगह बनती है। ऐसा ना हो कि उसका हाल भी सरफराज की तरह हो जाए। वैसे भी नसीम भाई अब ये 80s या 90s की क्रिकेट तो नहीं है, उस दौर में तो बड़ी स्लो क्रिकेट होती थी, अब तो T10 और T20 भी आ गया है, तो जाहिर है हमारे अपनी जो मेंटल अप्रोच है उसी तरह से मतलब पॉजिटिव सिम्त में लेके आनी चाहिए। बिल्कुल लेने आनी चाहिए यार भाई, हम 250 रन की क्रिकेट थोड़ी खेलेंगे, लेकिन 250 रन तो 1992 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी बनाना मुश्किल हो गए थे। बिल्कुल। तो उस लिहाज से अब 250 रन वाली क्रिकेट नहीं है यार। टेस्ट क्रिकेट में आज एक दिन में 350 साढ़े 300 रन बनते हैं। हमारे यहाँ पे हमने पिछे इतनी स्लो बना दी थी कि चाहे हम हो या वो, हम 250 से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे थे। जहां आपकी अप्रोच अगर जब भी खौफ में आ जाएगी, आपकी सोच, देखिए हमारी सोच सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी सोच में खौफ आ गया तो फिर वो नहीं निकल पाता। बाकी तो डर आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अगर हमने अपनी सोच में डाला हुआ है, मैं फिर आपने अच्छी बात कही कि साइकोलॉजिस्ट, हाँ, जो जिस फ्रेम ऑफ माइंड से हमने टेस्ट सीरीज के लिए, हमें साइकोलॉजिस्ट चाहिए कि हम किस तरीके से इन लोगों को दोबारा से निकालें। देखिए ना, बाबर आजम आखिरी दिन जिस तरीके का एक स्ट्रोक खेल गए थे, वो तो कैच नहीं पकड़ सके, ट्रेविस हेड थोड़ा सा दूर रह गया था, या बाबर आजम एक मरतबा तो उनका इनसाइड एज लग के कैच हो गए थे। वो अभी जो लास्ट जो आउट में आउट हुए थे वो बहुत ही लो कैच था, लास्ट आउट हुए। अगर बाबर आजम भी जो है वो इतने सहमे हुए और खौफजदा दिखाई दे रहे हैं,
तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है भाई। इतना आसान नहीं होगा आपके लिए इस सीरीज में। तो हमारे ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए टिंग टैंग क्या कर रहे थे नसीम साहब? जब अगले दिन हमें चेस करने थे 278 रन, तो समझ में नहीं आया कि हमारी टिंग टैंग एक दिन पहले क्या कर रही थी। देखिए 73 रन जब आपने चौथे दिन स्कोर कर लिए थे ना, तो उसके बाद दिफा का कोई वजह दिखाई नहीं देती कि हम डिफेंसिव अप्रोच पे क्यों चले गए। 2 आउट हुए थे ना पहले लंच तक। जी जी, पहले में 2 आउट, फिर 3, फिर 5 के 5 गिर गए तीसरे आपने सेशन क्या में। हुआ कि 2 आउट होने के बाद ही आप डिफेंसिव हो गए। अगर आप 2 आउट होने के बाद डिफेंसिव नहीं होते ना, आप दूसरा सेशन उठा के देखें, आपने 3 विकेटें कमाई हैं, आपने 1.40 की औसत से बैटिंग की है यार। आप मैच तो वहीं हार गए जहां आपने मैच हारे। कहां पर हैं आप? मैच हारे वहां पर हैं दूसरे सेशन में, जब पहले सेशन में 2 आउट हो गए थे और आपने उसके बाद समझ लिया कि आप मैच बचाना है, तो आप बचा नहीं पाए। अगर आप अपने अंदाज से जाते मैच पहले ही सेशन में आके समझते थे कि खुल के खेलना चाहिए था पाकिस्तानी बैटर्स को। देखिए शहजादा भाई, बहुत ज्यादा खुल के खेलने की जरूरत भी नहीं थी यार। आपको औसत कितनी 3 रन की औसत चाहिए थी हमें, भी कम की औसत दरकार थी। आपको कोई 5 टेस्ट क्रिकेट में 5 या 6 से तो नहीं खेलना था। आप ओवर में 1 बाउंड्री आती है तो आपने 2 ओवर कवर कर लिए। हम लूज बॉल को भी रोकने में लगे हुए थे। हमने हवा बना लिया था, इतने पैचेस पड़ चुके हैं विकेट पे, गेंद अनइवन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन कप्तान ने भी बड़ी जो है ना जाराना फील्ड के साथ साथ दिफाई तौर पर बैट्समैनों को काबू करने के लिए जो है जो गिर थी ना फील्डर्स की, वो जमा करके रख दी थी बैटर्स के सामने। हमने क्योंकि खुल के नहीं खेला। देखें, जब हमने उनको पता चल गया कि ये तो जीतने जा ही नहीं रहे, तो उन्होंने कहा अटैक करो, आउट करो। उन्हें पता होता ये जीतने के लिए जा रहे हैं, कुछ थोड़ा सा खुल के स्ट्रोक खेल लेते तो पता चलता कि वो भी अपनी फील्ड खोलते कि आप रन रोको, ये रन बना सकते हैं। देखिए अगले 50 साल तक जो डिक्लेरेशन ली थी पैट कमिंस ने, मैं अगली 5 दहाइयों की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो अप्रोच है, जो हमारे सिस्टम की अप्रोच है, हम अगले 50 साल तक ये वाली जो है वो डिक्लेरेशन नहीं लेंगे। अच्छा नसीम भाई, जो इससे पहले जो मतलब हमारे इनसे ऑस्ट्रेलिया के साथ मैचेस हुए हैं, हमने टोटल 11 मैचेस खेले हैं, 6 हमने जीते हैं, 4 उन्होंने जीते हैं। तो उस मतलब अगर हम कंपैरिजन करें जाहिर है पहले वाली टीमों को या अब जो टीम आई जिसमें जाहिर है उनके 3-4 प्लेयर्स नहीं है जो आईपीएल में गए, जैसा कि भी बात हो रही थी, तो किस तरह से देखते हैं कि थोड़ा सा एज हमें हासिल है और फिर हम होम ग्राउंड, होम क्राउड और होम कंडीशन में खेल रहे हैं? देखिए होम ग्राउंड, होम क्राउड और होम कंडीशन का तो हमने जो फायदा उठाना था वो हमने खुद नेगेटिव कर लिया। जो इतनी देर से बहस कर रहे हैं, हमने वो सारी चीजें करनी है। लेकिन अब आप किस तरह इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलेंगे? ओडीआई सीरीज में सबसे बड़ा क्वेश्चन है, उनके बहुत सारे प्लेयर चले गए। आप भूल जाएं इस चीज को कि क्या हुआ, या माजी के रिजल्ट को भी भूल जाएं। मैं आपको रियाज भाई बिल्कुल आप देखिएगा ये वाली चीज हमारे सामने आई कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस ओडीआई सीरीज में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इतनी आसानी से उनकी बी और सी टीम रह गई है, वो भी नहीं देगी आपको, आसानी से मैच नहीं देगी। ये मेरी बात आज लिख लीजिएगा। पाकिस्तान को एक तो अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। नंबर 2, पाकिस्तान को ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ जाएगी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। हम ना नाम से खौफजदा होते हैं, हम उनके काम से खौफजदा नहीं होते। हम ऐसा नहीं था कि आपने कोई स्पिनर्स खिलाए गए, जाहिद महमूद को नहीं खिलाया। देखिए नियतों की बात मैं फिर कर रहा हूँ, यहाँ भी अगर कल इनकी नियतें यही हुई ना कि आपने अब्दुल्ला शफीक की जगह पे इमामुल हक को शामिल कर लिया और ओडीआई में फखर के साथ इमामुल हक ओपन कर रहे हैं, या आप मेरे ख्याल में आप खुशदिल शाह और उनके साथ जाएं अपना आसिफ अफरीदी के साथ। पहले मैच में आप उस्मान कादिर को ना खिलाएं, मेरी अपनी जाती राय में। लेकिन अगर आप खिलाने के लिए जाते तो ये आपके अपने ऊपर है। लेकिन उस्मान कादिर इसलिए मैं कहता हूं कि उनको खिला लेना चाहिए कि आपने उनको पकड़ना ही अपने स्पिन बॉलिंग के साथ है। तो आपके पास जितना स्पिन ऑप्शन मौजूद होगा वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। जैसे आसिफ अफरीदी की मैं बात कर रहा हूँ, खुशदिल शाह ने अभी जिस तरह पीएसएल में गेंदें की थी, वो भी एक ऑप्शन मौजूद है। आउट करके नहीं देंगे लेकिन रन रोकने की सलाहियत उनमें दिखाई दी थी। आपके उस्मान कादिर आ जाएंगे, सऊद शकील स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं। तो ये आपके पास 3-4 ऑप्शन ऐसे मौजूद होंगे कि जहां पर आप मैच को पकड़ सकते हैं। आसिफ अफरीदी बैटिंग कर लेते हैं, खुशदिल शाह तक आपके 6 बैट्समैन हो रहे हैं।
7वें नंबर पर आसिफ अफरीदी आ रहे हैं, बैटिंग कर लेते हैं। 8वें नंबर पर आपके वसीम आ रहे हैं, बैटिंग कर लेते हैं। 9वें नंबर पर आपके उस्मान कादिर आ रहे हैं, बैटिंग कर लेते हैं। शाहीन शाह अफरीदी भी अब बैटिंग जो है वो कर लेते हैं। तो आप अगर ये समझेंगे ना कि मैं 7 मुस्तनद बैट्समैन खिलाऊंगा और 4 बॉलर खिलाऊंगा, जो हमने किया पहले डरे हुए खौफ के अंदर, बैटिंग विकेट पर भी हम यही करते रहे, ऐसे काम नहीं होगा। आपको अपनी टीम के कॉम्बिनेशन में बहादुरी के अंसर को शामिल करना पड़ेगा। हमारे बैट्समैन ये हैं, इन्होंने रन करने, हमने उनको अपनी बॉलिंग से भी पकड़ना है, तो हमारे बॉलर ये होंगे। ये नहीं होगा कि हम इफ्तिखार को खिलाने के बाद समझेंगे ये हमारा 5वां बॉलर है। भाई वो 5वां बॉलर नहीं हो सकता, वो पार्ट टाइम बॉलर हो सकता है, वो 5वां बॉलर किसी सूरत में भी नहीं हो सकता। आप सऊद शकील को खिलाने के बाद ये कहें कि ये आपका 5वां बॉलर है, तो आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं। मैंने इसलिए आपको जो है वो 7 बॉलिंग ऑप्शन रख कर दिए हैं कि अब आपके पास अगर 2 भी पिटते हैं, 4 ओवर आपने 5 उससे करवा लिए, 4 उससे करवा लिए, आपके 50 ओवर पूरे हो जाते हैं। आपके 2 फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और वो हो जाते हैं उस्मान कादिर, आपके हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान कादिर और आसिफ अफरीदी, 4 आपके मुस्तनद बॉलर हो गए बिल्कुल इस टीम के अंदर। फिर नसीम भाई बॉलर्स की बात हो रही है, नसीम भाई बॉलर्स ही की बात हो रही है, तो ये सही बात है कि हम शाहीन शाह अफरीदी पर जितना बोझ डाल रहे हैं हर फॉर्मेट की क्रिकेट पे मतलब ये कि उनको जाहिर खिला रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है बॉलर्स की बात हो रही है। रियाज साहब इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले डिस्कशन हो रही थी कि कौन सी टीम कल ग्राउंड में उतारनी है। रियाज साहब कुछ सवाल करना चाह रहे थे आप नसीम राजपूत साहब से। जी नसीम भाई, आजकल बड़ी ये बात हो रही है, हम जहां भी जाते हैं मतलब ये कि लोग बात कर रहे होते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जिनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप में, हालिया दुबई में भी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पेश की थी और उसके बाद से वो मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं। अब जबकि हमारे पास 2-3 नए अच्छे बॉलर्स आ गए हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जिस बेदर्दी से शाहीन शाह अफरीदी को इस्तेमाल कर रहे हैं किसी और भी बॉलर को इंट्रोड्यूस करें, किसी फॉर्मेट में उसको मौका दें और इनको आराम दें ताकि ये लॉन्ग टर्म हमारे लिए काम आ सकें? यार भाई बिल्कुल हमें वर्कलोड मैनेजमेंट का शायद सही मायनों में इल्म नहीं है। आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया जो हैजलवुड को खिलाता है एक मैच में, स्टार्क को खिलाता है एक मैच में, उन्हें खिलाता है, इंग्लैंड एक मैच में इसी तरीके से तब्दीलियां कर रहे होते हैं अपने फास्ट बॉलर्स की। लेकिन हमारे पास तो ये कि एक आ गया है, बस उसी को रगड़ दो, उसी को खिला दो। वर्ल्ड क्लास बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, इसमें कोई शुबा नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इस पे आकिब जावेद ने भी रिप्लाई किया था कि ये बड़ा कोई बचपना बात की है सरफराज नवाज साहब ने, लेकिन सरफराज नवाज की अपनी एक आई है और उन्होंने ये बात कही थी ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज जब हो रही थी कि देखो शाहीन शाह अफरीदी का बॉलिंग एक्शन चेक कराओ, बहुत ज्यादा क्रिकेट खिलाने की वजह से उसका ऐसा लगता है कि कभी कभी वो एक आउट करने के लिए कोई एक आध गेंद वट्टा कर देता है। जी जी। और कहीं ना कहीं उसकी जो रिस्ट का एक्शन है वो डिफरेंट आ रहा है। ये सरफराज नवाज की बात है, मेरे लिए भी बड़ी सरप्राइजिंग थी ना, मैंने कोई सवाल किया था, उन्होंने खुद ही बात कही थी। लेकिन उसके बाद ये मामला कहीं ना कहीं ज़हरे बहस जरूर आया है। देखें इससे पहले कि पानी वो कहते हैं ना उस सर से ऊपर आ जाए, हम उसके बाद सर पकड़ के बैठे हुए हों कि कहीं ना कहीं कोई जो है वो अल्लाह ना करे शाहीन शाह अफरीदी हमारा वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उसको कोई रिपोर्ट कर दे, तो उससे कहीं ज्यादा बेहतर ये होगा कि हमारे यहाँ पर जो कोचेज का पैनल है, हमारे पास बायोसिक्योर मामला सारे के सारे मौजूद है। बायोसिक्योर जो हमारे पास बायोमैकेनिक मशीन है वहाँ लाहौर में मौजूद है। आप खुद ही इंटरनली किसी को बताए बगैर इसको चेक जरूर कर लो। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे शाहीन शाह अफरीदी जैसे ग्रेट बॉलर की सूरत में अगर हमें कोई नुकसान हुआ और उसको आराम बिल्कुल नसीम राजपूत साहब बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में आपका टाइम देने का। रियाज साहब जिस तरह नसीम साहब कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ख़ासकर शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट देने की भी और उनकी बॉलिंग एक्शन के हवाले से भी। इस वक्त कराची के अंदर रियाज साहब आर्चरी के मुकाबले चल रहे हैं। कराची के NAD यूनिवर्सिटी में हमने देखा कि 200 से ज़ायद जो है तीर अंदाजी के जो लोग हैं वो वहाँ पर शिरकत कर रहे थे। मुकाबला हुआ, बड़ा बेहतरीन मुकाबला हुआ और हमने देखा कि वहाँ पर
जो है 200 से ज़ायद जो तीर अंदाज थे वो अपना मुकाबले में दिखाई दिया। उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के भी मुकाबले हुए थे। उसमें खासकर इस वक्त अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है हसन अब्दुल्ला ने, जो एशियन सिंध जो क्वालिफाइड कोच हैं। हसन अब्दुल्ला साहब, क्या कहेंगे? बड़ा ज़बरदस्त कल मुकाबला हुआ है एनआईडी यूनिवर्सिटी में तीरंदाजी का, किस तरह देखा आपने वहां पर? पहले तो शहजाद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और रही बात इवेंट की, तो बड़ा ज़बरदस्त हमारा ये इवेंट रहा और इंटरनेशनल लेवल पर हमने जो है ये इवेंट करवाया है। और इसके अंदर जो है ना हमने तमाम वर्ल्ड आर्चरी के रूल्स को अप्लाई किया है। और जो वर्ल्ड आर्चरी जिस तरह के अपने ग्राउंड्स को बनाती है और जिस तरह से प्लेयर्स को वो इन्वायरमेंट देती है, हमने उस लेवल के ऊपर जाके उस इवेंट को हमने कंडक्ट किया। और पहली मर्तबा हमने थ्रू एसएमडी बच्चों को उनकी स्कोरिंग मुतारिफ करवाई, इवेंट्स के बारे में उनको हमने इंटरनेशनली तमाम चीज़ें बच्चों को जो है ना एक्सपोजर मिला और बड़ा बच्चों ने एंजॉय किया है। जिसमें पाकिस्तान लेवल पे प्लेयर्स हमारे पास आए, यूनिवर्सिटी कॉलेज से हमारे पास प्लेयर है। उसमें हमने 4 जो है कैटेगरी रखी हुई थी। 10 मीटर जो है हमने नए आर्चर्स को भी हमने इसके अंदर रखा ताकि जो है लोग उसके अंदर भी आए। और उसमें हमने फिर नेशनल प्लेयर्स के लिए जो 18 मीटर जो इंटरनेशनल लेवल पर जो स्टैंडर्ड होता है, जो एक इंडोर इवेंट जो वर्ल्ड आर्चरी करवाती है, हमने वो कैटेगरी भी इसके अंदर रखी थी। और उसके अंदर हमने फिर बच्चों को इनामात दिए, 3 लाख रुपए के हमने उनको इनामात दिए और उनको गिफ्ट्स वगैरह दिए, मेडल्स वगैरह, सर्टिफिकेट्स वगैरह, हमने तमाम चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड की हैं। अच्छा, इसमें सिंध गवर्नमेंट का कोई किरदार था आपके इस टूर्नामेंट में, क्योंकि ये पाकिस्तान लेवल का तीरंदाजी का मुकाबला हो रहा था? नहीं, बिल्कुल भी इसमें गवर्नमेंट का किसी भी किस्म का कोई रोल नहीं था। ये हमने अपनी ऑन बेस के ऊपर, ये जो मेरी टीम मेंबर है, हमने सबने आपस में मिलके ये हमने इवेंट कंडक्ट किया। क्योंकि हम खुद, मैं बजाते जो है नेशनल प्लेयर हूँ पाकिस्तान का और मेरी पूरी जितनी भी टीम मेंबर्स हमारे हैं वो सारे के सारे नेशनल प्लेयर्स हैं। तो हम अपनी जॉब में से वो पैसे जमा करके फिर हम ये इवेंट कंडक्ट करते हैं और लोगों को हम इस इवेंट के अंदर लेके आते हैं। हम जो जो इंटरनेशनली आर्चरी में हम देखते रहते हैं, हम वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हम लेके आते हैं। क्योंकि हमारा ये शौक के साथ साथ जुनून भी है। और फिर दूसरा जो हमारी जो टीम का जो पर्पस है वो है एक कौम को इंट्रोड्यूस करवाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक, क्योंकि ये सुन्नत रसूल भी है। इसमें फिर बच्चों को जो है बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदे होते हैं। एक्सरसाइज के हवाले से, गोल अचीवमेंट के हवाले से, फ्रस्ट्रेशन के हवाले से, फिजिकल एजुकेशन, बहुत सारे इसमें बच्चों को बेनिफिट होते हैं, जिसकी वजह से हम ये इवेंट करवाते भी हैं और खुद खेलते भी हैं। अच्छा हसन, ये बताएं कि जिस तरह सिंध गवर्नमेंट दीगर खेलों को सपोर्ट कर रही है, आप विनस स्पोर्ट्स के थ्रू जो है सिंध गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आप लोगों के पास जगह के भी बड़े मसाइल होते हैं, वेन्यू आपको दस्तयाब नहीं होती है खेलने के लिए, तो क्या कहेंगे? मैं शुरू से जो है ना बहुत दफ़ा मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से जो है ना रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि हमें हर दफ़ा इवेंट नहीं कि हमें जब भी कोई ग्राउंड लेना होता है तो हमें उसके चार्जेस देने पड़ते हैं। बिना चार्जेस के हमें कोई भी ग्राउंड नहीं मिलता। आर्चरी की कोई भी प्रॉपर अपनी रेंज नहीं है। हम इस तरह के इंटरनेशनल लेवल के अब हम मुकाबले ले आए हैं और यहाँ पर हम करवा भी रहे हैं, हमने काम करके भी दिखाया। तो मैं समझता हूँ कि अब जो है ना सिंध गवर्नमेंट को, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को और डिफरेंट इदारों को जो है आर्चरी का एक प्रॉपर ग्राउंड बनाकर दे देना चाहिए, जो जिस तरह के दूसरे ग्राउंड भी होते हैं। क्योंकि लोगों में रुझान काफी बढ़ चुका है, प्लेयर्स बहुत ज्यादा तादाद में है, सेफ्टी के इसके अंदर मसले मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से आर्चरी का एक प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए। बिल्कुल, आर्चरी का जो है प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए। रियाज साहब, जिस तरह हसन अब्दुल्ला कह रहे थे कि सिंध हुकूमत से भी विनस स्पोर्ट्स के थ्रू अपील करते भी नजर आए कि हमने बहुत जगह दरखास्तें भी दी, तो समझते हैं कि अब गवर्नमेंट को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए ऐसे लोगों की जो अपनी मदद आपके तहत इतने बड़े बड़े इवेंट करवा लेते हैं। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने बड़ा आर्चरी जो है वो खेल कोई भी हो, वो अगर हेल्थी एक्टिविटी है तो यकीनन नौजवान जो है उसमें आते हैं और उनको आना भी चाहिए। आर्चरी जो है ज़ाहिर है इसके इक्विपमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ तरीके के होते हैं, लेकिन ये खेल जो है हमारे मुल्क में मकबूल हो रहा है और हम इसको रिप्रेजेंट भी करते रहें। जहाँ तक देखें सिंध गवर्नमेंट की बात है तो मजमूई तौर पर तो मैं ये समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट की जो वजारत खेल है उसने काफ़ी खेलों को एकोमोडेट फैसिलिटेट किया है। तो अगर वो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स से रब्ता करें तो यकीनन मेरे ख्याल से बिल्कुल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स से अगर रब्ता करें तो हो सकता है कि इनमें हेल्प आउट हो जाए आर्चरी के लिए। रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में टाइम कम है, प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।